नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो और स्वागत है आपका फिर से एक इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कहानी में। आज की कहानी बहुत ही खतरनाक और मोटिवेट है। इस कहानी में बहुत मजा आने वाला है, अंत तक जरूर सुनिए। मैंने अपनी अलमारी से ताकत वाली गोली निकाली जो कभी कभार अभिषेक लेते थे और मैं किचन में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध बॉयल किया और उसमें एक गोली डाल दी ताकि अभिषेक को थोड़ी ताकत मिल सके। ऐसा करते करते रात के 10 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और अभिषेक के कमरे में चली गई। अभिषेक बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं अंदर आई, अभिषेक खड़े हो गए और मुझे देखने लगे। जब वह कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। अभिषेक ने संकोच में कहा, मौसी, मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। अभिषेक ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही मेरी हाय दोस्तों, तो चलिए आपको जल्दी से शुरू से कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम दीपिका है। मेरी उम्र 28 साल है, लेकिन मेरा दिल हमेशा युवा रहता है और मेरी हाइट लगभग 5 फीट 3 इंच की ऊंचाई के साथ। जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो जैसे सब कुछ ठहर जाता है। मेरी सुंदर रंगत पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो लगता है मानो मैं एक चांदनी रात में घूम रही हूँ। अब बात करते हैं मेरे 21 साल के भतीजे की, जो मेरा हो गया है। उसकी मासूमियत और उत्साह ने मेरे मन में एक हलचल सी मचा दी है। जब वह मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वह खास चमक होती है, जैसे वह किसी खूबसूरत ख्वाब को देख रहा हो। कभी वह मुझसे कहता है, मौसी, आज आप सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। इसलिए मेरे पति कभी कभी दिन में ही मेरा पूजन कर देते हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति सरकारी नौकरी करते हैं। मेरी 1 साल की एक बेटी भी है, इसलिए दूध की थैलियां भी बड़ी है। मैं अपने पति का आशीर्वाद समझकर रोज लेती थी। भले ही हमारी शादी को 9 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी तक मुझे अच्छा प्यार करते थे। वैसे आमतौर पर उसका का रंग काला ही होता है, लेकिन मैं बहुत साफ सफाई रखती थी और कभी कभार मेकअप भी कर लिया करती थी। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। शाम को मेरे पति साहिल घर आ रहे थे। उनके किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, इसीलिए दोस्तों ने उन्हें थोड़ी पिला दी थी और वह बाइक से घर लौट रहे थे। आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने कहा कि सही होने में कम से कम 6 से 9 महीने लगेंगे। यह सुनकर मेरा मन टूट गया। साहिल का दर्द भले ही शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी चिंता का सागर उमड़ आया। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में दर्द का साया था। मैंने तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। इसी वजह से मेरी दीदी और मेरा भतीजा अभिषेक उन्हें संभालने के लिए आए थे। मेरे जीजा जी और दीदी तो वापस चले गए, लेकिन अभिषेक ने साहिल को यहाँ रुकने के लिए कह दिया क्योंकि वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मुझे ही बाजार से सामान लाने और बाहर के काम करने पड़ते थे, इसीलिए मैंने अपनी बहन को कहकर अभिषेक को कुछ दिन रुकने के लिए बोल दिया। अभिषेक मान गया और बहुत खुश हो गया। अभिषेक मेरे कान तक ही आता था, शरीर भी ठीक ठाक था और रंग भी सामान्य था। अभिषेक ज्यादा बिगड़े किस्म का लड़का नहीं लग रहा था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज अभिषेक मुझसे थोड़ा थोड़ा शर्मा रहा था क्योंकि वह शादी के बाद मुझसे पहली बार मिला था। रात को जब मैं साहिल को खाना खिला रही थी, तब अभिषेक भी हमारे पास बैठा था। फिर अभिषेक अपने कमरे में जाकर समय पर सो गया था। साहिल के चेहरे पर थोड़ी राहत थी, लेकिन वह अभी भी दर्द में था। तभी मेरी अंदर की भावनाएं बाहर निकल पड़ी। मैंने साहिल के पास बैठकर कहा, वह भी क्या दिन थे जब आप रोजाना भूत मारा करते थे। साहिल ये सुनकर मुस्कुराने लगे। क्या हो गया मेरी रानी, आज तो पूरी मजे में लग रही हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक लग रहा है और इधर मेरी बुरी हालत हो रखा है। सच बताओ तो इस भूत ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ दीपिका, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूं, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। बस थोड़े दिन और निकाल दो, फिर देखना मैं इस भूत का क्या हल करता हूं। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 6 महीने बाकी है प्लास्टर उतरने में, और मेरा तो 1 महीने में ही यह हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे कटेंगे।
मेरे पति मेरी उदासी दूर करने के लिए बोले, चलो वो नहीं तो कम से दूध ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में तो वह भी नहीं है, क्योंकि आपकी बिटिया रानी ने पी लिया है। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद साहिल सो गए, क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थीं। लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी, इसीलिए मैं खड़ी होकर अभिषेक को देखने चली गई कि वह सोया है या नहीं। लेकिन अभिषेक अभी तक जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, क्या हुआ अभिषेक, 11 बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए, लगता है तुम्हारे मन नहीं लग रहा है। अभिषेक उठकर बैठ गया और बोला, नहीं मौसी, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फोन देखते देखते लेट हो गया। फिर अभिषेक ने पूछा, मौसी आप भी तो नहीं सोई? मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। अभिषेक ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही अभिषेक ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की पटाई है या नहीं? अभिषेक कुछ नहीं बोला, उसे अभी भी शर्मा रही थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी मौसी से इतना मत शर्माओ। वह धीरे से बोला, मौसी सच बताओ तो ऐसी बातें मैंने अभी तक अपने दोस्तों से भी नहीं की हैं। मैंने कहा, अच्छा तो मुझे अपना दोस्त ही समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मजा आता है। अभिषेक ने कहा, हाँ मौसी, एक थी, लेकिन उसने अभी मेरे से दोस्ती तोड़ दी है। मैंने पूछा, तुमने उसकी पिटाई तो कर दी होगी ना? अभिषेक बोला, नहीं मौसी, सच बताऊं तो मैंने उसे ढंग से टच भी नहीं था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े भोले हो अभिषेक। चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। मैं बातें करते करते अभिषेक के कमरे में ही सो गई थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो अभिषेक बेड पर बैठा हुआ मुझे ही निहार रहा था। मेरे उठते ही अभिषेक ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो, तो वह बोला, मौसी आप सच में बहुत खूबसूरत हो। मैंने मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो अब तुम सुबह सुबह खूबसूरती का नजारा ले रहे हो और रात को तो बड़े शर्मा रहे थे। अभिषेक मुस्कुराकर पूछने लगा, मौसी आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो क्या पूछना है। अभिषेक मुझसे कहने लगा, मौसी सच सच बताना, आप जो 2.5 किलो के वजन अपने पास लिए घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता क्या? उसकी अब बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। इसके बाद अभिषेक मुझसे काफी खुल गया था और अब वह मुझसे ज्यादा शर्म नहीं करता था। इससे मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब मेरा भी समय अच्छे से कटने लगा था। अभिषेक को आए हुए 11 से 13 दिन बीत चुके थे और वह मुझसे काफी घुल मिल गया था। वह बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपने चाचा को भी घुमा देता। मेरी तो बहुत सेवा करने लगा था। शाम को मेरा सर भी दबा देता और कभी कभी मेरे शरीर को भी आराम देता। लेकिन मेरी फरमाइश दिनों दिन बढ़ रही थी और मेरे पति की हालत अब भी वैसी ही थी। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। मैंने सोचा कि अब तो अभिषेक ही है जो मेरी हेल्प कर सकता है। वैसे मेरे पड़ोस में भी 3 लड़के रहते थे जो स्टडी करते थे। वे भी मुझे देखते थे। जब भी मैं छत पर बाल सुखाने या कपड़े सुखाने जाती तो वे मुझे ही देखते। और पहले तो मैंने सोचा कि उनमें से एक को पकड़ लूं ताकि कुछ समय के लिए काम चल जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस घर की इज्जत हूं और कल को पता नहीं इनमें से कौन मुझे या मेरे पति को बदनाम कर दे। इसीलिए मैंने उन्हें भाव नहीं दिया। लेकिन अभिषेक तो घर का ही है, इसीलिए मैंने सोच लिया कि वही मेरी हेल्प कर सकता है। आज मैंने पक्का प्लान बना लिया कि आज अभिषेक हेल्प ले ही लूंगी। उसके बाद मैं रसोई में खाना बनाने चली गई। जैसे ही अभिषेक नहाकर फ्रेश होने के बाद रसोई में आया, मैंने दूध निकालने का बहाना बना दिया। मैं रसोई घर में ही लोटे से दूध निकाल रही थी। मेरी बेटी अभी नानी के घर गई हुई थी, क्योंकि घर में उसे संभालने वाला कोई नहीं था। इसलिए अब बाकी का दूध निकालना पड़ता था और घर में मेरे पति और अभिषेक के अलावा कोई नहीं था, तो मुझे डर भी नहीं था। जैसे ही अभिषेक अंदर आया, वह मुझे देखकर एकदम घबरा गया और कहने लगा, सॉरी मौसी, मुझे माफ कर दो। मैंने देखा नहीं और बाहर जाने लगा। तभी मैंने उसे रोक लिया। अरे अभिषेक, क्या हुआ? कोई बात नहीं,
अंदर आ जाओ, अभिषेक बोला। अरे मौसी, ऐसे में अंदर कैसे आऊं? मैंने कहा। ऐसे वैसे मत करो और जल्दी से आकर मेरी मदद करो। अभिषेक का मन भी कर रहा था, लेकिन मैं उसकी मौसी थी, इसीलिए वह थोड़ा अनकंफर्ट फील कर रहा था। फिर मैंने उससे कहा, अरे इतना क्या शर्मा रहे हो, अब जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। धीरे धीरे अभिषेक रसोई में आ गया और पास आकर खड़ा हो गया। वह मुझे देखता ही रह गया। तभी मैंने कहा, ऐसे क्या घूर रहे हो, क्या तुमने आज तक नहीं देखा? अभिषेक बोला, माँ कसम मौसी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा है मौसी, मैंने कहा। तारीफें करना छोड़ो और यहाँ मेरी मदद करो। तभी अभिषेक बोला, मौसी मुझे नहीं आता, कैसे करना है? तो मैंने कहा, अरे बुद्धू, इसमें कुछ नहीं करना, ये लो पकड़ो और बस धीरे धीरे निकलो। थोड़ी देर बाद जब अभिषेक के हेल्प में हाथ तेज होने लगे तो मैंने सोचा कि अब मेरा आगे झुककर सही से काम करने का समय है। मगर जैसे ही मैं झुकने लगी तो देखा कि अभिषेक का काम तो पहले ही खत्म चुका है। उसे देखकर मेरा मन बहुत उदास हुआ, लेकिन फिर भी मेरी हंसी निकल ही पड़ी। मैंने नाराजगी से अभिषेक को मारते हुए कहा, यह क्या किया पागल, तुमने तो शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। इसके बाद जैसे ही अभिषेक का नशा उतरा, उसने हड़बड़ा हुए कहा, सॉरी मौसी, सॉरी, वो मैंने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया, इसलिए मुझसे ऐसा हो गया। मैं अभी जाकर साफ करके आता हूँ। और उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और तुरंत रसोई में से चला गया। मैंने भी उसे ज्यादा रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि यह उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। इस चक्कर में आज खाना भी लेट हो गया था, इसलिए मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और साहिल को कमरे में देने के लिए चली गई। साहिल भी बैठे बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। साहिल बिल्कुल सीधे साधे और सरल स्वभाव वाले आदमी है। वह मेरी बहुत चिंता करते हैं। जब मैं उनके लिए खाना लेकर गई तो पूरा पसीने से भीगी हुई थी। मुझे देखकर वह बोले, इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो दीपिका, धीरे धीरे काम कर लिया करो ना, देखो तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। तब मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा, यह तो कुछ भी नहीं है, जब तुम काम करते हो तो मेरा इससे भी बुरा हाल हो जाता है, और तब तो मैं तुम्हें रुकने के लिए भी कहती हूँ, लेकिन तुम तो नो कहकर काम की स्पीडी को दुगना कर देते हो। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर मेरे पति मुस्कुराने लगे। तुम भी ना दीपिका, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। इसके बाद साहिल ने खाना खा लिया और मैंने उन्हें दवाई भी दे दी। दवाई लेने के बाद उन्हें नींद आ गई और वह आराम करने लगे। मैं भी काफी थक चुकी थी, इसलिए मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई। इसके बाद मैं अभिषेक के कमरे में उसे देखने के लिए तो वह भी सो चुका था। फिर मैं भी आकर आराम करने लगी। शाम को जब मैं अभिषेक को चाय देने गई तो वह बैठा फोन चला रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं भी उसे देखकर हंसने लगी और मैंने उससे पूछ लिया, क्या बात है? अभिषेक, आज तो तुम काफी ढीले ढाले से लग रहे हो। अभिषेक बोला, मौसी, वह मैंने पहली बार काम ऐसा अनुभव लिया था। प्लीज आप बुरा मत मानना, मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल मेरे से काम नहीं कर पाया। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेवकूफ, मैं कब बुरा मानने लगी, वैसे सच बताऊं तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने अभिषेक को चाय पकड़ा दी और उसके साथ बैठकर पीने लगी। हम दोनों बातें करने लगे। आज अभिषेक के मुंह से मेरे लिए तो फूल ही झड़ रहे थे। वह बस मेरी तारीफें ही करता जा रहा था। मौसी, आप बहुत अच्छी हो। मैं तो सोच रही हूँ कि सारी उम्र आपके ही घर रहूं। इन 13 दिनों में मुझे स्वर्ग जैसा महसूस होने लगा है। और ऊपर से आपकी खूबसूरती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ तारीफें ही निकल रही हैं, लगता है। अभिषेक मेरा हाथ पकड़कर बोला, आप सही कह रही हैं मौसी, अब आपको भी मेरे काम में मेरी मदद करनी होगी। अब तो आपको मेरी बात माननी ही होगी। प्लीज मौसी, मना मत करना, बस एक बार के लिए मेरी काम वाली बन जाओ, इसके बाद आप जो भी कहेंगी मैं करूंगा। जब अभिषेक सब कह रहा था तो उसका चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया था और मेरी मुस्कुराहट फूट पड़ी थी। मैंने उसके सर पर हाथ फिरते हुए कहा, अरे पगले, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? बताओ, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना किया है? वैसे भी अब तुम्हारे चाचा तो वैसा भी मेरे काम में मेरी मदद नहीं कर पाते हैं। और तुम इतना शर्माओ मत। अगर इतना शर्माओगे तो कैसे चलेगा? अब से तुम मुझे अपनी मौसी नहीं बल्कि काम वाली ही समझना। अभिषेक बोला, मौसी एक बात और है, मेरा तो काम करते ही निकल जाता। मैं बहुत काम करता हूँ, मैंने उसे कहा। इसकी चिंता मत करो, इसका इंतजाम मैं कर दूंगी, तुम बस काम के लिए तैयार रहना।
मेरे इतना कहते ही अभिषेक खुश हो गया और उसने थैंक्स मौसी की रट लगा दी। कहने लगा, मौसी आप बहुत अच्छी हैं। इसके बाद मैं चली गई क्योंकि शाम हो रही थी और मुझे साहिल को नहलाना भी था। जब साहिल जी नहा लिए तो अभिषेक उन्हें बाहर टहलाने ले गया। इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी सारा काम किया और उनके आने तक खाना भी तैयार कर दिया। आते ही अभिषेक ने हाथ पैर धोए और खाना खाने के लिए बैठ गए। इतने में 9 बज चुके थे और साहिल की दवाइयों का समय हो रहा था। इसीलिए मैं उन्हें कमरे में ले गई और दवाइयां दे दी। साहिल की मेडिसिन में नींद की गोलियां भी थी ताकि उन्हें ज्यादा दर्द ना हो और आसानी से नींद आ जाए। साहिल दवाइयां लेकर जल्दी ही सो गए। मैं उनका सर दबा रही थी। जैसे ही मुझे पता चला कि साहिल सो चुके हैं, मैं नहाने चली गई। नहाकर मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी, बालों का जोड़ा बना लिया और महक के लिए परफ्यूम भी लगा लिया। वैसे तो मैं मेकअप कभी कभार ही करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा कर ही लिया ताकि चेहरा ब्लश करे। पूरी तरह से तैयार होने के बाद मैंने अपनी अलमारी से ताकत वाली गोली निकाली जो कभी कभार साहिल लेते थे और रसोई में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध तैयार किया और उसमें एक गोली डाल दी ताकि अभिषेक को थोड़ी ताकत मिल सके। ऐसा करते करते रात के 11 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और अभिषेक के कमरे में चली गई। अभिषेक बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर आई, वह खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। जब वह कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? अभिषेक ने संकोच में कहा, मौसी, मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। अभिषेक ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही मैंने कहा, चलो अब जल्दी से पूजा शुरू करते हैं। अभिषेक ने जवाब दिया, मौसी, पूजा तो शुरू कर दूंगा, लेकिन आप दिए में तेल डालोगी या फिर सीधे ही पूजा करवाओगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं पहले से ही तेल डालकर आई हूँ। इसके बाद जो हुआ वह बताते हुए मुझे भी शर्मा रही है। मैं अभिषेक को अब तक बच्चा ही समझ रही थी, लेकिन उसने पूजा में मेरे पति को भी पीछे छोड़ दिया। अभिषेक ने सबसे पहले काजू कतली का स्वाद खाया। मेरे पति ने आज तक काजू कतली नहीं खाई। वह तो सीधे ही पूजा शुरू कर देते थे। जब मैंने अभिषेक से कहा, अब बस भी करो और कितने खाओगे, तो उसने जवाब दिया, नहीं मौसी, आपको नहीं पता यह कितनी मीठी है, इसी के लिए हम पागल रहते हैं। यह अभिषेक की पहली पूजा थी, इसीलिए वह आधे घंटे से ज्यादा नहीं कर पाया। मैं तो ज्यादा नहीं थकी, लेकिन अभिषेक पसीने पसीने हो चुका था। मुझे भी 2 महीने बाद पूजन का काम मिल रहा था, तो मैं भी बहुत खुश थी। इसके बाद अभिषेक थक चुका था और आराम करने लगा। मैं भी वहीं पर थी। जब मैंने उससे पूछा कैसा लगा फर्स्ट टाइम पूजा करके, तो अभिषेक ने जवाब दिया, मौसी, सच कहूं तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी के सारे सुख एक साथ मिल गए, या कहूं तो दुनिया की सबसे अच्छी मौसी हो। फिर हम बातें करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रही थी। मैंने उठकर चाय नाश्ता बना लिया और साहिल को दे आई। इसके बाद मैं अभिषेक को भी चाय देने के लिए उसके कमरे में गई। वह भी उठ चुका था। चाय लेकर उसने मुझसे पूछा, मौसी, मुझे डर लग रहा है, कहीं हमने कुछ गलत पूजा तो नहीं कर ली? मुझे लगा कि शायद अभिषेक को पछतावा हो रहा है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, अभिषेक, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। सच कहूं तो यह मेरी मजबूरी थी, क्योंकि तुम्हारे चाचा 7-8 महीने तक ठीक नहीं हो सकते और मुझसे इतना इंतजार शायद ही हो पाता, लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की है। पूजा करने में प्लीज तुम इतनी टेंशन मत लो, और हाँ, इसके बारे में किसी से भी मत कहना। अभिषेक ने सर हिला दिया और बोला, मौसी, अगर यह मेरी मजबूरी बन गई तो मैंने कहा, आ जाना फिर अपनी मौसी के पास, मैंने कब तुम्हें मना किया है? इतना कहकर मैं मुस्कुराने लगी और अभिषेक फिर से मेरी तारीफ करने लगा। मौसी, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए थे जो मुझे आप जैसी मौसी मिली। इसके बाद मेरे और अभिषेक के बीच पक्की वाली दोस्ती हो गई थी। अब जब भी मेरा मन करता मैं अभिषेक से पूजन करवा लेती। इसी बीच अभिषेक के पापा ने फोन भी किया था कि वह घर आ जाए, लेकिन अभिषेक ने मना कर दिया। अब मेरे पति साहिल भी चलने फिरने लगे थे, तो हम लोग बाजार भी घूमने लगे। अभिषेक अब मेरी ओर ज्यादा केयर करने लगा था।
शाम को जब भी मैं साहिल को सुलाकर अभिषेक के पास जाती तो वह मेरे पैर दबाता, कमर की मालिश करता और सर भी दबाता। मैं अभिषेक से कहा भी करती थी कि मेरे लिए इतना काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह नहीं मानता और कहता, चुप रहो मौसी, आप सारा दिन काम करती हो इसीलिए थक जाती हो, तो इतना तो मुझे भी करने दो। दोस्तों, शायद आप लोगों को मैं बिल्कुल भी पसंद ना आऊं क्योंकि मैंने इसके रिश्ते को खराब किया है, लेकिन सच कहूं तो मैं भी ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन भावनाओं में सब कुछ हो गया। इसलिए प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करना और मेरी कहानी को सुनकर भावनाओं में मत बह जाना, क्योंकि सच में ये गलत बात होती है। तो मेरे खातिर कमेंट में एक प्रॉमिस जरूर करके जाइए कि आप लोग अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं करेंगे। स्टोरी की शिक्षा, यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक देती है जो हमारे जीवन में काम आ सकते हैं। आइए हम इन शिक्षाओं को विस्तार से समझते हैं। कहानी में दीपिका अपने पति साहिल की देखभाल करती है जब वह दुर्घटना में घायल होते हैं। यह दिखाता है कि जिम्मेदारी का मतलब केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए जीना नहीं है, बल्कि अपने प्रियजनों की देखभाल करना भी शामिल है। जीवन में जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो हमें अपने साथी के प्रति समर्पित रहना चाहिए, तो वह अधिक मजबूत और स्थायी होता है। हमें अपने रिश्तों में ईमानदार रहना चाहिए और एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी मजेदार कहानियां सुनने के लिए तब तक के लिए हमें इजाजत दे, मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ में।